एक लड़का पेट्रोल चोरी कर रहा था और जैसे वो चोरी कर रहा था पुलिस वाले की उस पर नजर पड़ जाती है। तुरंत ही पुलिस वाले ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसको हवालात में बंद कर दिया। उस लड़के को हवालात में बंद किया जाता है। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती उससे पहले ही एक और पुलिस का कांस्टेबल आता है और कांस्टेबल आने के बाद वो इधर उधर बातचीत कर रहा था। जैसे ही बातचीत कर रहा था तभी बड़े अधिकारी मौके पर आ जाते हैं और बड़े अधिकारी के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब इसको आप जेल मत भेजना, कोई भी कार्रवाई मत करना, ये मेरा इकलौता बेटा है, बस मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट करना शुरू किया बड़ा अधिकारी भी पसीज जाता है देखते हुए कि देखो पुलिस वाले का बेटा है। तभी वो उसे डांटते हैं, डांटते हुए कहते हैं कि बेटा अगर भविष्य में तुमने कोई ऐसी हरकत की तो देख लेना तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी धाराओं में कार्रवाई करूंगा। ये कहते हुए उस लड़के को घर जाने दिया। लेकिन लड़का इकलौता था, पुलिस वाले का बेटा था, उसके लिए कोई अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। बचपन से ही बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से जो पल रहा था। अब चाहे वो मोहल्ले में रहे या फिर बाहर रहे, जहाँ रहे वहाँ ही दादागिरी करता था। जो सामने पड़ता था उसको मारता भी था, पीटता भी था। उसकी कुछ ऐसी ही आदतें चल रही थी। ये आदतें देखने के बाद जो उसका बाप पुलिस वाला होता है वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता था, परेशान होता था। इतना दुखी, इतना परेशान होता था कि बाप की उम्र जब 50 साल की होती है, 50 साल की उम्र में वो इतना बीमार होता है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही बाप की मौत होती है अब इस घर में जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाता है कि एक व्यक्ति जो जिम्मेदार था वो ही खत्म हो गया। अब जो नालायक बेटा है वो बचा है। लेकिन नियम अनुसार अगर देखा जाए तो किसी का बाप अगर अधिकारी है या किसी विभाग में है तो उसकी नौकरी उसको मिल जाती है और इसका फायदा उस लड़के को मिल जाता है। लड़के का नाम आशीष होता है और आशीष को जैसे इसका फायदा मिलता है उसको वो नौकरी मिल जाती है, यानी कि अब वो पुलिस वाला बन जाता है। अब तक चोरी चकारी करता था, मारपीट करता था, लेकिन अब वो खुद पुलिस वाला जब बन जाता है तो वो ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं बनाता बल्कि भ्रष्ट ऑफिसर बन जाता है, भ्रष्ट पुलिस वाला बन जाता है। जहां देखो वहां वसूली करना, जहां देखो किसी के साथ मारपीट करना। अब उस पर इसी तरह की लगातार ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन पुलिस वाले कब तक उसे बर्दाश्त करते। हालात ये पैदा हो जाते हैं कि उसको पूरी पुलिस से यानी कि बर्खास्त कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अब तुम कभी भी ट्राई भी नहीं कर सकते, इस नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। जब वो बर्खास्त कर दिया जाता है, रिश्वतखोर वो पुलिस वाला, लेकिन उसके ही बारे में एक बात जब पता चलती है अन्य पुलिस वालों को तो सबके सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल उसके बारे में पता चलता है कि इसने पुलिस रहते हुए एक पुलिस वाले का मर्डर किया था। बस हड़कंप सा मच जाता है और हड़कंप मचना तय भी था क्योंकि जो कत्ल हुआ था, जो मर्डर हुआ था वो 2 साल 10 महीने और 28 दिन पहले हुआ था। फिर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद न केवल उसको पकड़ा बल्कि एक और पुलिस वाला उसके साथ शामिल था, उसको भी पकड़ लिया जाता है। और ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाती है। कैसे वो पकड़ा जाता है, क्या है ये पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। महाराष्ट्र प्रदेश का जिला है चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का एक थाना लगता है रामनगर। 23 मार्च 2026 की सुबह सुबह की बात थी। लगभग 10 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम आशीष महेश शैडमाके होता है, उम्र लगभग जिसकी 28 साल के आसपास होती है, वो थाने ही पहुंच जाता है सुबह सुबह। और जैसे थाने पहुंचता है जिसकी भी उस पर नजर पड़ रही थी वही उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची होती है, उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि देखो एक बार इस पर्ची को पढ़ तो लो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ देख तो लो। लेकिन कोई भी उसकी पर्ची को ना देखने को तैयार था, ना ही उस पर्ची से क्या लिखा है नहीं समझने को तैयार था। वो जो भी बात कर रहा था सामने पढ़ रहा था, कह रहा था कि मैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, बड़े साहब से बात करो, बड़े साहब जाने। या फिर जो आसपास में दिखाई देता था उसकी तरफ को इशारा कर दिया जाता था। ऐसे ही करते करते वो पर्ची इधर से उधर घूम रही है। घूम इसलिए रही है क्योंकि जो आया हुआ था आशीष महेश शैडमाके वो खुद पुलिस में था और भ्रष्ट अधिकारी रहा था। भ्रष्ट होने की वजह से ही सब उससे दूरियां बना रहे थे, डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो इस पर लगे हुए आरोप, इसके ऊपर लगी हुई जितनी तोहमतें हैं कहीं हमारे ऊपर ना जाएं, इसलिए दूर ही रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। कुल मिलाकर वहाँ पर एसएचओ आ जाते हैं। एसएचओ आसिफ शेख। जैसे आसिफ शेख आते हैं वो पूछते हैं क्या बात है, तुमने क्यों पूरा थाना अपने सर पर उठा रखा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहता है कि साहब मैं एक पर्ची है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए, बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही। उस पर्ची में कई नाम लिखे हुए थे और कई नाम लिखने के साथ साथ लिखा हुआ था कि हमने साहब मर्डर किया हुआ है। बस इतना था, पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है और ये बात निकल के उस अधिकारी से पूरे थाने में गूंजने लगती है कि इसने मर्डर किया हुआ है। इतना था, उसके बाद उसे थाने में ही बिठा लिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल दी जाती है सब इंस्पेक्टर कृष्णा दराडे को। जैसे सब इंस्पेक्टर कृष्णा दराडे को दी जाती है, उनसे कहा जाता है कि भाई इस मामले की जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नशे की हालत में हो या फिर कहीं इसका दिमाग खराब हो गया हो या किसी और वजह से आकर इस तरह की ये कोई मन गढ़ंत कोई कहानी तो नहीं रच रहा है। कहानी शुरू हो जाती है। अब सब इंस्पेक्टर जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जुटने के बाद पता करते हैं साल 2022 से कहानी शुरू होती है। आशीष महेश शैडमाके जो होता है वो एक पुलिस वाले का बेटा होता है।
पुलिस वाले का बेटा होने के साथ साथ, क्योंकि वो पुलिस लाइन में ही रहता था जहाँ पर पुलिस के क्वार्टर बने हुए हैं, बहुत सारे और भी पुलिस वालों के परिवार वहाँ पर रहते थे। कॉलेज में एक दिन जा रहा था, कॉलेज में जैसे पहुँचता है तो वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। उससे 4-5 साल छोटी लड़की होती है, नाम उसका आर्या होता है। आर्या को आवाज़ लगाता है, आवाज़ लगाते हुए कहता है, आर्या तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? आर्या कहती है, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। उसने कहा कि तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, तुम्हारे पापा हेड कांस्टेबल हैं, नाम जिनका जयंत बल्लावर है। जब ये लड़की बात सुनती है तो उससे कुछ आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा कि ये आप कैसे जानते हो, मुझे कैसे पहचानते हो? उसने कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूँ, तुम अकेली हो अपने माँ बाप के, तुम्हारे पापा हैं और मम्मी हैं और कोई नहीं रहता है। इस तरह की जब बातें उसने बताना शुरू किया, उसने कहा कि मैं भी तो वहीं रहता हूँ जहाँ तुम रहती हो, मेरा थोड़ा घर थोड़ा सा फासले से है। लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को उससे पहले कभी देखा नहीं था, उसके बारे में कभी सुना नहीं था। लेकिन जब कॉलेज में मुलाकात होती है तो यहाँ से पहली मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है क्योंकि अब यहाँ से एक साथ आना जाना भी हो जाता है, और आना जाना होता था तो कॉलेज में साथ रहने की वजह से उनकी दोस्ती थोड़ी थोड़ी गहरी होनी शुरू हो जाती है। दोस्ती ये कब प्यार में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। और जब ये पता चलता है तो उस लड़की के पिताजी को ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है ये बात देखकर सुनकर कि मेरी बेटी यानी कि आर्या को हमारे ही इस पुलिस वाले की बेटी से उससे प्यार हो गया है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और बेटी को समझाने के बाद कहा कि बेटा तुझे नहीं पता है, इस लड़के की हर दिन घर पे शिकायतें आती हैं। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं करता है? चोरी ये करता है, चकारी ये करता है, लोगों को परेशान करता है, गालियां देता है, मारपीट करता है। जब देखो तब इसका बाप इससे ज़्यादा परेशान है। आए दिन थाने में शिकायत पहुंचती रहती है। इसका बाप हाथ पैर जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगता रहता है, रहम की भीख मांगता रहता है। अगर इसका बाप पुलिस वाला ना होता तो देख लेना ये कहीं ना कहीं जेल में सड़ रहा होता। इस तरह की बात थी। आखिरकार उस लड़की को बहुत समझाया जाता है, लेकिन लड़की अब तक तो मिलती थी खुलेआम, लेकिन बाप की इन बंदिशों की वजह से वो चुपचाप मिलने की कोशिश करती थी। बाप ने जब ये बात देखी तो उसका कॉलेज आना जाना भी कम कर देता है और बाप को इतना गुस्सा आने लगता है कि अपनी ही बेटी को कई बार वो पीट भी दिया करता था। या तो वो फ़ोन पर बात करती थी, खुद ही बाप ने उसकी रैकी करना शुरू कर दिया। और रैकी इस तरह से करना शुरू कर दिया कि वो कहीं सचमुच मिल तो नहीं रही है। जब वो आती जाती थी तो वो चुपके से भी देखा करता था, और जैसे ही बाप को ये बात पता चल जाती थी, यानी कि जयंत बल्लाभर को जो हेड कांस्टेबल होता है, तो अपनी बेटी आर्या को वो खूब पीट दिया करते थे। अब ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बाप का गुस्सा भी ज़्यादा ही बढ़ रहा है। बाप का गुस्सा कुछ इतना बढ़ने लगता है कि वो अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि इकलौती बेटी है, ये समझने को तैयार नहीं है। एक जिस लड़के के चक्कर में पड़ रही है उस लड़के की ज़िंदगी खुद ही बिल्कुल बर्बाद है, लेकिन इसे तुम समझाओ। अगर ये नहीं समझेगी तो इसका करियर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ, और ये गलत रास्ते पर चलने वाले उस लड़के के पीछे लगी हुई है। बाप अपनी बेटी को समझाता रहा, लेकिन बेटी के दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। उधर जो लड़का है आशीष, उसके जो पिताजी हैं, अपनी ही बेटे को लेकर हर दिन उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर शर्मिंदा होना पड़ता था, और वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। साल 2022 के आखिर में बताया जाता है, आखिरों के महीनों में वो बाप इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, आशीष का इतना बीमार होता है कि उसकी मौत हो जाती है। बाप की मौत हो जाती है और बेटे को उसकी मृतक आश्रित में नौकरी मिल जाती है। और जैसे ही बेटे को नौकरी मिल जाती है तब आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि शायद ये अब सुधर जाएगा, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं, बाप ने कभी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। यदि मुकदमा दर्ज हो जाता तो शायद उसको कभी नौकरी अपने बाप की जगह मिल ही नहीं पाती। अब लड़की भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब मेरे पापा शायद कभी एतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लगी चुकी है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की के बाप ने साफ साफ इनकार कर दिया। भले चाहे वो पुलिस में लग गए है, चाहे उसकी सरकारी नौकरी है, उससे दूर रहना है तो दूर रहना है, पास जाने की कोशिश मत करना, लेकिन अगर करोगी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बाप अपनी बेटी को लगातार ऐसे ही समझाता रहा। जब बेटी मानने को तैयार नहीं होती थी तो मारपीट हो जाया करती थी। बेटी मानने को तैयार नहीं होती थी तो बाप ने फिर शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीता था, कम खाता था, और वो उसकी दिन पर दिन सेहत गिर भी रही थी, यानी कि वो परेशान हो रहा था अपनी बेटी से। इधर बाप ने जब बेटी को लगातार मारपीट करता था तब उस लड़के से मिलने जुलने में जब आपत्ति होती थी तो लड़की ने उस लड़के से कहा कि मेरा बाप मुझे रोज़ परेशान करता है, कि क्या इसका कुछ तुम हटाने के लिए रास्ता नहीं कर सकते, कुछ तरकीब नहीं सुझा सकते? तभी आशीष और आर्या ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना इन रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए ही हटा दिया जाए। और जो हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की जब तरकीब सूझी तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके खाने पीने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया जाए, और जहरीला पदार्थ मिलाने के बाद इन्हें हमेशा हमेशा के लिए नींद की मौत की नींद सुला दिया जाए। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी, और इस तरह की प्लानिंग पूरी हो जाती है 24 मार्च 2023 को। यानी कि उस पुलिस वाले यानी कि आशीष ने जो अपने बाप की जगह नौकरी पर लगा था, उसने एक ऐसे लड़के का इंतजाम किया जो जहर की व्यवस्था कर सकता था। जहर की व्यवस्था कर दी जाती है, नवीन नाम का लड़का होता है। नवीन ने ये जहर की व्यवस्था की चेतन को दिया, और चेतन को बता दिया गया था कि चेतन फला जगह मिलेगा। उस लड़की आर्या से कहा कि अब इस जहर को तुम्हें उससे मंगवाना है, मैं तो तुम्हारे सामने आऊंगा नहीं, मैं लेके नहीं आऊंगा। इसलिए आर्या नाम की जो लड़की होती है जिसे वो प्यार करता है, पुलिस वाले की जो बेटी होती है, वो भी इकलौती बेटी होती है, वो अपने चचेरे भाई से बात करती है कि एक शीशी है, वो तुम्हें फला व्यक्ति जिसका नाम चेतन है वो देगा, तुम जाकर उससे वो शीशी को लेके आ जाना। यानी कि शीशी के अंदर जहर था। जो चचेरा भाई है वो खुद विकलांग है, उसकी उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं है, उसे सही मायने में ये मालूम भी नहीं होगा
कि वो क्या करने के लिए जा रहा है क्या नहीं। उसे सिर्फ इतना था कि हाँ बहन ने कुछ काम बताया है, वो बात मान जाता है, सीधा चला जाता है, जहर की शीशी लाकर वो दे देता है। और जैसे ही शीशी उस लड़की के हाथ में आती है तो ये 25 अप्रैल 2023 की सुबह की बात है, जब वो व्यक्ति यानी कि जयंत अपने ड्यूटी पर ऑफिस के लिए निकल रहा है। उससे पहले ही उस लड़की ने खाना बनाया, खाना बनाने के साथ साथ कहा कि पापा मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया है, इसे पी के ज़रूर जाइएगा। उसका जो बाप था वो मिल्क शेक अपनी बेटी के हाथों का बना हुआ जब पी के जाता है, तो पी के जाने के बाद यहाँ तो ठीक था, उसकी मात्रा जहर की जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम मात्रा में था, लेकिन जब उसे दे दिया जाता है तो वो अभी डीएम के जो ऑफिस है चंद्रपुर में, वहाँ के प्रशासनिक भवन के पास ही खड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो इधर उधर कुछ करता, चक्कर खाता है, एकदम से वो पुलिस वाला यानी कि जयंत भल्लावर गिर जाता है। और जैसे ही जयंत भल्लावर गिरता है तो आसपास के लोग देखते हैं यार इसे क्या हुआ है, तुरंत ही उसे चंद्रपुर के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और जैसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि वो मर जाता है। जैसे उसका मरना था ये सूचना उस लड़की को पता चलती है, उसकी माँ को पता चलती है। माँ और बेटी रोते हुए आती हैं। माँ को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो भी कुछ हुआ है उसकी बेटी की वजह से हुआ है। आखिरकार माँ बेटी वहाँ पहुँचती हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। माँ बेटी एक ही बोली बोल रही थी कि ये ज़्यादा पीने लगे थे, ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। उधर जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि मौत की असली वजह क्या थी। हालांकि मौत में कुछ संशय था, अप्राकृतिक मौत घोषित तो कर दी गई थी। जो बिस्तर रिपोर्ट थी वो जांच पड़ताल के लिए भेज दी गई थी, लेकिन जब लड़की ने जो बयान दिए उस लड़की के बयान के आधार पर पुलिस वालों ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि नेचुरल मौत हुई हो। एफआईआर दर्ज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पुलिस इस मामले को उतना सीरियस नहीं लेती। और जो लड़की होती है इकलौती, उसको अपनी बाप की जगह सरकारी नौकरी यानी कि वो पुलिस वाली बन जाती है। वो पुलिस वाली बन जाती है। अब उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला था ही नहीं। उसकी ज़िंदगी में उसका जो प्यार था आशीष अब उससे जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ मुलाकात करते थे। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ को समझाया कि माँ देखो पापा भी नहीं है, अब मुझे भी नौकरी लग गई है, वो खुद भी नौकरी करता है, क्यों ना हम लोग शादी कर लें। तो ये साल आता है 2025। इन दोनों ने फिर शादी कर ली। शादी करने के बाद ज़िंदगी को आराम से जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो आशीष होता है, क्योंकि वो आदतन अपराधी बन चुका था, अब वो पुलिस वाले से पहले जैसे चोरी चकारी करता था, मारपीट करता था, बदमाशी किया करता था, अब उसके पास वर्दी आ चुकी थी। वर्दी में रहकर वो पुलिस वाला गुंडा बन जाता है, यानी कि भ्रष्ट बन जाता है। किसी से भी वसूली करना उसकी आदत बन जाती है। किसी के साथ भी उसने बदतमीजी करना उसकी आदत बन जाती है। सीनियर अगर उससे कोई बात करता था तो उनकी बातों की अवहेलना करना उसकी आदत बन जाती है। और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना उसकी आदत बन जाती है। कहीं कुछ आपराधिक गतिविधि होती थी, पता चलता है कि आशीष का हाथ भी इसमें शामिल होता है। बात शासन तक पहुंच जाती है। जब बात शासन तक पहुंचती है, शासन इसको बर्खास्त कर देता है, कहता है कि अब तुम नौकरी नहीं कर सकते, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। इधर वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जो वर्दी उतर चुकी थी, जैसे वर्दी उतरती है नशा उसका जरूर उतर जाता है, लेकिन उसका नशा अब घर में ज़्यादा चलने लगता है। जिस लड़की से वो बेइंतहा प्यार करता था, जिस लड़की को पाने के लिए उसने एक मर्डर भी करवा दिया था, अब उसी लड़की से उसने आए दिन लड़ाई झगड़े फसाद करना शुरू कर देता है। अब लड़की भी परेशान हो जाती है। वो पुलिस की ट्रेनिंग ले रही है, उस पर वो हुक्म चलाया करता था। दोनों के बीच में ऐसा बताया जाता है कि मारपीट हो जाती है, कहासुनी भी रोज आए दिन होती थी। और ऐसे करते करते वो पहले से बर्खास्त चल रहा था, ऊपर से घर में झगड़े चल रहे थे। वो अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है और पत्नी कहती है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ। अब ये जैसे ही इनमें झगड़ा ज़्यादा बढ़ा है, फिर उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है। और जब इतना गुस्सा आता है, ये बताया जाता है कि जनवरी 2026 में बर्खास्त हुआ था। उसके बाद ये उसने 23 मार्च 2026 को थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद एक पर्ची देता है, उसमें लिख देता है कि हमने मर्डर किया है। पुलिस में जांच पड़ताल में बात सही पाई जाती है और पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर 421/2026 महाराष्ट्र प्रदेश का जिला चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का थाना रामनगर में आईपीसी की धारा 120B, 201, 302 और 34। दरअसल मामला ये साल 2022 का है, तो इसलिए इसमें आईपीसी की धारा लगाई जाती हैं पुराना मामला होने की वजह से, क्योंकि अपराध जो हुआ था वो 25 अप्रैल 2022 को हुआ था। और जो अब बीएनएस की धाराएं लगाई जाती हैं वो जुलाई 2024 के बाद से लगाई जाती हैं। ये कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, जब रिपोर्ट हाजिर की तो रिपोर्ट के हिसाब से ही आशीष महेश शैडमार्ग जो पुलिस वाला होता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लड़की पुलिस वाली बन जाती है, प्रेमिका उसकी आर्या जयंत वल्लभार, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चेतन उर्फ मोंटी, इसकी वजह से ये जो इंतजाम किया गया था जहर का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चचेरा भाई जो पिंकू होता है, अब उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो जाती है। जब उसने ये अपराध किया था तब वो नाबालिग था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल अभी इस मामले की जांच पड़ताल दी गई है सब इंस्पेक्टर अश्वनी श्यामराव वाकड़े को, और वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सीडीआर जैसे पुलिस उसमें सीडीआर देखेगी, उस वक्त की चैटिंग क्या थी, उस वक्त की लोकेशन वगैरह क्या था क्या नहीं,
पुलिस अब इस मामले में सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। सबूत जुटाना वाकई पुलिस के लिए चैलेंज की बात है। ये आसान काम नहीं है क्योंकि 2022 का मर्डर है। अगर इस मामले में पुलिस को ठोस सबूत मिल जाते हैं तो इन दोनों का जेल में रहना तय माना जाएगा। अगर सबूत नहीं जुटा पाए या जिसने ये पर्ची दी है वो अपनी बात पर नहीं टिका रहा तो ये सबूत इसका मामला अदालत में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर नहीं टिका रहा, अपनी बात पर रहा, तो हो सकता है कि इन्हें बड़ी सजा मिल जाए। लेकिन इस घटनाक्रम ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश भर में जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उधर वो इकलौता बेटा है, यानी कि उसकी बहन है लेकिन बेटा इकलौता है, इधर ये लड़की ही इकलौती है, ना उसका कोई भाई है ना कोई उसकी बहन है। एक पापा हैं और माँ है और उसने ही अपने पापा को रास्ते से हटाने के लिए जहर देकर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते शिवानी कुमारी हैं, आज इनका जन्मदिन है। शिवानी कुमारी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें राजू जाखड़ हैं, सोमवीर सोलंकी, शाहबाज शेख, भारती शर्मा, शिवचरण सक्सेना, कासिम खान, दिलीप कुमार, राजकमल राजभर, हीरा लाल, अर्जुन मीणा, अंकुश तिवारी, प्रिंस गुप्ता, रॉकी मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, रंजना वंशी, आसिफ शहजाद, हसन रजा, कृपाल सिंह, मनीष बघेल, ईश्वर चंद भारद्वाज, प्रिंस गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।